आशियाना हाउसिंग पे कपिल आपके रिकमेंडेशन चाहिए, नंबर्स बढ़िया आए हैं इसके, हर फ्रंट पे नंबर ठीक है। आशियाना हाउसिंग एक बार जरा चेक करके बताइए क्या करें। ASH लिखेंगे, आ जाएगा अपने आप सिस्टम में। मिल गया कपिल आपको? मैं वही देख रहा हूँ। आशियाना हाउसिंग, जी बिल्कुल। आशियाना हाउसिंग बेसिकली ठीक एक है, तो आप एक राइजिंग। काम, मिल गया, बताइए। जी जी, आशियाना हाउसिंग बेसिकली एक राइजिंग चैनल में तो काफी अच्छे से ट्रेंड कर रहा था। ओवरऑल इसका मंथली चार्ट का मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ तो अपने पिछले काफी ऊपरी स्तर पे 2015 के जो हाई थे वहां पे ब्रिज करा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक राइजिंग चैनल का हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने मिला हुआ है। हालांकि नीचे में सपोर्ट लेवल भी इसके काफी नजदीक में ही आ रहे हैं और 291 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है स्टॉक, और नीचे में मैं देख रहा हूँ तो 285 से लेके 270 के एक सपोर्ट लेवल बनते हैं। तो थोड़ा सा डिप हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 10 एक पॉइंट की रेंज है वहां पे हमें कुछ पॉजिटिव साइन देखने मिलती है, तो शॉर्ट टर्म का फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड वहां पे देखने मिल सकता है, और उसके बाद में अपसाइड पोटेंशियल 320 तक की रह सकती है। ठीक है, डन। तो ये आशियाना के नंबर्स भी हमने आपके सामने रख दिए और ये मूवमेंट भी। BLS इंटरनेशनल एक बार आप चेक करेंगे विशाली, BLS इंटरनेशनल, इसके भी नंबर्स आए, बताए जा रहे हैं कि ठीक नंबर है। एक बार स्क्रीन पे जरा नंबर्स भी लिखे आइए BLS के, और मैम एक बार चेक कर देंगी। 370 रुपये का आज खुल रहा है। मेरे ख्याल से ये जो कल का जो लो था वो लो के साथ ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फिलहाल आई थिंक मे बी और एक डिप भी अगर आए तो 350 इज अ वेरी लिबरल सपोर्ट एंड स्टॉप लॉस। 350 के नीचे ये नेगेट होता है तब तक के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, और एक बार ये 380 को क्रॉस करता है तो देयर इज स्ट्रेंथ, फर्दर स्ट्रेंथ, दोबारा 400 प्लस के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो 350 इज द मेन सपोर्ट लेवल। तो देर पहले आशीषा ने हमको कॉल्स बताई हैं ब्रोकिंग हाउसेस की, उसमें PI इंडस्ट्रीज उनकी पहली कॉल थी। जेफरीज की रिपोर्ट है। विनोद जी, मैं आपसे साथ यही कॉल के साथ शुरू कर रहा हूँ। जेफरीज ये कह रहा है कि अब अपने टारगेट को थोड़ा घटा देते हैं 4165। स्ट्रक्चरली टेक्निकली तो वैसे शेयर ठीक है, पुल बैक का एक शेयर है, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट थोड़ा कम किया और वे कह रहे हैं कि आगे चल के जो वीकनेस है ना इनके नंबर्स में, ये Q4 में भी जाएगी। Q3 में तो है ही है, Q4 में भी जाएगी। इसलिए जरा PI इंडस्ट्रीज पे आपका टेक क्या है, जरा ये बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी, सारे पैनलिस्ट को, आपके सारे दर्शकों को। गुड पीआई मॉर्निंग। इंडस्ट्री आई थिंक मेरे ख्याल से ये आई थिंक अमंग द फ्यू कंपनीज होगी जिसने बीइंग इन एग्रोकेमिकल स्पेस में काफी बेहतर नंबर्स दिए हैं परसों के रोज, और मुझे लगता है कि ये जो नंबर थे काफी इंकरेजिंग थे। आने डेफिनेटली जो इनके जो एससीएम सेगमेंट है उसके कारण नंबर इसके अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल डोमेस्टिक में फॉर्मुलेशन सेगमेंट में प्रेशर देखा गया। कंपनीज के अगर अगर आप कमेंट्री को समझे तो 18 से 20% का जो इनका रेवेन्यू गाइडेंस था वो मेंटेन किया है। तो मुझे लगता है आने, और सबसे अच्छी बात जो कंपनी की है, जो एक कंसर्न हुआ करता था वैल्यूएशंस का, कि इनके जो बिजनेस थे एग्रोकेमिकल स्पेस में आई मीन कंसंट्रेटेड थे। अभी जब से इसने फार्मा सेगमेंट में आई मीन एंट्री की है, तो यहाँ से इनको जो रेवेन्यू की जो फोरकास्ट है आई मीन काफी बेहतर हो गया है। बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाई हो गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका बैलेंस शीट में अभी भी लगभग 3,500 करोड़ का ऊपर में कैश बैलेंस है, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी किसी भी प्रकार को होगा तो मुझे लगता है वो कंपनी अभी भी परस्यू कर सकता है। तो ग्रोथ का किसी हिसाब से मुझे कोई कंसर्न नहीं लग रहा है। वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव में देखें तो ऊपर से स्टॉक करेक्ट हुआ है। अभी के स्टॉक नंबर पे अगर मैं देखूं तो स्टॉक लगभग 23 से 24 टाइम FY26 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, तो मुझे ये रीजनेबल वैल्यूएशन लगता है। मुझे लगता है वैल्यूएशन री-रेटिंग की गुंजाइश काफी है, क्योंकि ये एग्रोकेमिकल प्लस फार्मा स्पेस में अगर के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 24 का मल्टीपल है, ठीक-ठाक है। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक देखना चाहिए। हमारा नजरिया पॉजिटिव होगा ये स्टॉक के ऊपर। ठीक है, विनोद मोदी कह रहे हैं कि PI इंडस्ट्रीज को बाय करना, बाय के स्टैंप लगाइए। 3400 का रेट है। हालांकि जो मैं जेफरीज की रिपोर्ट का हवाला भी दे रहा हूं, उन्होंने भी 4165 ही टारगेट डाला हुआ है, लेकिन टारगेट पहले 4200 प्लस था, तो उसको काट के उन्होंने 4145 किया। लेकिन फिर भी आज का भाव और उनके कटे हुए भाव जो उन्होंने नया अपडेटेड प्राइस दिया है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। विनोद मोदी ने थोड़ा रैशनल आपको समझा दिया। PI इंडस्ट्रीज बाय कॉल करके आपको चलना है। एक शेयर मेरे को जरा और पता करना है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ये किरण मैं आपके पास आ रहा हूँ पता करने के लिए। इसका ना राइट इशू आज कंप्लीट हो रहा है, आज बंद हो जाएगा। इन्होंने डिस्काउंट डाला था 25 रुपये का, 25% का इनफैक्ट, और 150 रुपये का भाव रखा था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो आज कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को लगता है सक्सेसफुली हो जाएगा और पैसा जुटा लेंगे आराम से ये।
तो एक बार जरा आप ये शेयर बताइए, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या? ओके सॉरी। सो इंडियाबुल किरण, हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम अनम्यूट बात कीजिए। करें, यस, सो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे उसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के तो नीचे ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली उसने 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। अब डेली चार्ट के ऊपर जो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट आया था वो कहीं ना कहीं 155 150 के रेंज में आया था, और वहीं पे उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, 160 155 के आसपास आप बाई कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 150 के नीचे का मेंटेन कीजिए, जब तक ये 150 के नीचे नहीं जाता है तब तक आप कोई भी डिप में बाई कर सकते हो। और अगर ये वापस ऊपर में 190 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो देयर आर चांसेस कि हम एक फ्रेश अप स्विंग भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से 160 155 की रेंज में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 150 के नीचे का। ठीक है, 150 के नीचे का तो स्टॉप लॉस आपको वैसे भी लगाना चाहिए, क्योंकि राइट इशू का प्राइस ही 150 है, तो आप उसके थोड़ा नीचे ही स्टॉप लॉस लगाओ। 165 के आसपास मिले तो प्लस करना, इसलिए बाइंग ऑन डिप्स की हमने स्टैंप आपके लिए लगवा दी है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे। 165 करीब यहाँ से 7-8 रुपये नीचे आपको मिलेगा, तो फिर आप इसको चेक करना। विशाली, एक बार जरा टाइम टेक्नोप्लास्ट ऐप चेक करेंगे। इसमें भी एक खबर है कि मिडिल ईस्ट में अपने टोटल जो बिजनेस इनका चल रहा है उसका 50% डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कंपनी ठीक है, टाइम टेक्नोप्लास्ट एक बार जरा चेक करके बताना क्या करना चाहिए इसमें। तो आई वुड से स्टॉक तो ठीक ठाक ही है, ट्रेंड भी अच्छा सा है, और फिलहाल अभी कंसोलिडेशन है। सो आई थिंक 165 के स्टॉप लॉस के साथ ये कंसिडर कर सकते हैं, और फर्दर कन्विक्शन आता है एक बार ये स्टॉक 180 के ऊपर जाए तो। सो 180 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 195 टू 200। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से सही बैठ रहा है। बड़ी हैरानी हो रही है कि 30-30 40-40% कुछ सरकारी कंपनीज करेक्ट हो गई है विशाली, लेकिन आपकी लिस्ट में नहीं है वो, ना ही किरण की लिस्ट में आए, ना ही कपिल की लिस्ट में। तो तीनों के तीनों ने सरकारी कंपनीज को मिस किया है। तो मैं थोड़ा ना आपसे वैसे ही आके ही पता करना चाहता हूँ, एक एक सरकारी कंपनीज आप मेरे को दे दीजिए जहां पर आपको ठीक लग रहा हो। अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। विशाली, आपसे शुरू कर रहा हूँ, आपके पास तो पूरी फ्रीडम है। कोई भी एक गवर्नमेंट वाली कंपनी, सरकारी कंपनी जो टूटी है आजकल, एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनबीसीसी, कुछ भी देना है तो बता दो, नहीं तो पास बोल देना, हम पास कर देंगे इसको। मैं एनएचपीसी से ध्यान दे रही हूँ। मैं इनफैक्ट कल से ही ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो लो बना था 77 रुपीज का, आई थिंक दैट वाज अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल। मैं एनएचपीसी पे मेरा व्यू पॉजिटिव बनेगा यहाँ से फॉर अ बाउंस बैक। सीधे तौर पे एनएचपीसी एक शेयर है जो वैशाली को पसंद है। किरण, आपकी तरफ से भी एक शेयर बताइए जो सरकारी कंपनी आपको लगता है कि हाँ इतनी गिरावट के बाद वहाँ मौका देखना चाहिए, या आपकी नज़र होगी कि थोड़ा और 1-8% गिर जाए तो मैं वहाँ खरीदारी कर सकता हूँ? आईआरसीटीसी के ऊपर रहेगा। आईआरसीटीसी का अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 2021 के बाद स्टॉक फर्स्ट टाइम 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि 900 के ऊपर 1000 तक के लेवल्स वो टच करके आया है। इस गिरावट के अंदर अगर हमें कहीं भी 850 से लेके 900 के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए ऐसा हमें लग रहा है। ओवरऑल एक स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 850 के नीचे रखना है। 900 पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 50 दिन की मूविंग एवरेज है, 890 पे देख रहे हैं कि 100 दिन की मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। अगर यहाँ से आप 2 से 3 महीने दे सकते हो तो डेफिनेटली आईआरसीटीसी के अंदर आप ध्यान दीजिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस 850 के नीचे का रहेगा, एक्यूमुलेट कीजिए और वापस ये स्टॉक 1000 के ऊपर जाएगा ऐसा हमें लग रहा है। तो आईआरसीटीसी हमारी तरफ से रहेगा सरकारी कंपनियों में से। किरण, मैंने आपके लेवल्स को भी नोट किया। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोलूँगा अभी कि आप इसमें 1050 का एक टारगेट डाल दो, और इसमें आप 840 का एक स्टॉप लॉस डालो। आईआरसीटीसी के अंदर 840 का स्टॉप लॉस डालो, 1050 का इसका टारगेट डाल दो, ताकि क्लियर हो। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हमको कौन सा शेयर किस लेवल पे लेना है, उसका स्टॉप और टारगेट क्या होना चाहिए। वैशाली, आपने एनएचपीसी बताया, एक बार मेरे को स्टॉप लॉस टारगेट दे दोगे? 81 के आसपास बंद हुआ है वो। तो मैं स्टॉप लॉस 75 दूंगी और टारगेट में दूंगी 92। 92 के टारगेट के लिए एनएचपीसी को प्लस करें, 75 का स्टॉप लॉस है। तो दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको एक एक सरकारी कंपनी दे दी है। कपिल, आपके पास भी एक सरकारी कंपनी के पास आऊँगा, है तो बताइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं तो पास भी कर सकते हैं। जी, मैं यहाँ पे पास करना चाहूंगा। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि मेरा अप्रोच वैसा होता है कि एक फॉलोअप साइन ठीक। होनी चाहिए। अगर गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए, जब कुछ एक रिवर्सल साइन मुझे देखने मिलेगी तब मैं इवैल्यूएट करूंगा। हालांकि ओएनजीसी पे मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ओएनजीसी में अगर मुझे कुछ बुलिश रिएक्शन देखने मिलते हैं तो मेरा वहां पे रहेगा, लेकिन अभी लेवल्स नहीं है क्योंकि अभी एक फॉलिंग ट्रेंड में चल रहे हैं। को जोड़ लेते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए अर्निंग्स बता देंगे पहले आप?
जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले सरकारी कंपनी से ही करेंगे। कोल इंडिया, बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स आए हैं इस तिमाही, और आय की अगर बात करें तो वो भी इनलाइन थे, और खासकर कि जो कामकाजी मुनाफा और पैट है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर नज़र आया है। इसके अलावा कंपनी ने 5.25 रुपीज़ प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा कर दी है, तो इसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। नतीजों की बात करें तो आय में करीब 2.8% की ग्रोथ है और मुनाफा 17% बढ़ा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 9% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। आशियाना हाउसिंग के नंबर्स भी बहुत ही मजबूत नज़र आ रहे हैं हर पैमाने पर। आय में 44% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा स्पेशली अगर देखेंगे तो वहाँ पर 305% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मुनाफा 207% बढ़ा है कंपनी का, तो बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स हर फ्रंट पर। इस स्टॉक पर आज आप नज़र रखिए। BLS इंटरनेशनल के नंबर्स भी मजबूत ही आए हैं। आय आपको सपाट दिखाई देगी, लेकिन अगर मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं। कामकाजी मुनाफा 33% बढ़ा कंपनी का, और मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर 90% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो BLS इंटरनेशनल, आशियाना हाउसिंग, कोल इंडिया, मजबूत नंबर्स इन सभी के। हिंडाल्को आज फोकस में रहेगा क्योंकि नोवेलिस ने अपने नंबर्स घोषित किए हैं और नतीजे इन लाइन ही देखने को मिले हैं। कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी मेंटेन की है अपर एंड की तरफ, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और जो एडजस्टेड एबिटा है उसके लिए भी जो गाइडेंस है चौथी तिमाही के लिए वो 525 प्रति टन डॉलर पर मेंटेन किया है। तो गाइडेंस काफ़ी अच्छी आई हैं, इस वजह से नतीजे अनुमान के मुताबिक नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ कमज़ोर नतीजों की। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के नतीजे बहुत ही कमज़ोर आए हैं। आय में 13% की गिरावट हुई है। कामकाजी मुनाफा 27% घटा है कंपनी का। मुनाफे में 32% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। कैम्प्लास्ट सनमा के नंबर्स भी कमज़ोर ही हैं। आय में 25% की गिरावट आई है, और पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार कंपनी ने घाटा दर्ज किया है करीब 90 करोड़ का। और इसके अलावा आखिर में बात करते हैं सेल की। यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर। आय में करीब 7% की गिरावट, मुनाफा 22% घटा कंपनी का। पर अपने गेस्ट के पास समझने की कोशिश करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिसमें कि वैशाली, जिस तरीके से कोल इंडिया के नंबर्स देखने को मिले हैं, नंबर्स काफ़ी बेहतर देखने को मिले। एक तरफ जहां सरकारी कंपनियों के शुरू में दबाव देखने को मिला, कोल इंडिया में अब यहां से क्या करता हुआ आपको लगता है, क्या करना चाहिए? से 430 एक अच्छा सा सपोर्ट था, और कल लो भी वही हुआ है, क्लोज भी वही हुआ है। सो आई थिंक 425 430 के बैंड में एक बार खरीदना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंटैक्ट ही है, और प्रोजेक्टेड टारगेट्स भी 480 500 के आ रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बाइंग का मौका बन। गिरावट पे कोल इंडिया में खरीदारी करने की सलाह। एक और शेयर देखें वैशाली, फटाफट फिर पूजा के पास जाएंगे। सेल, इसके नतीजे खराब देखने को मिले हैं। लगातार हमने देखा है कि तमाम कल जिस तरीके से पिटाई हुई, सेल भी करीब 8% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। अगर ये कमज़ोर होता है तो नीचे ये और कितना गिर सकता है, और कहीं कहीं इसका सपोर्ट दिख रहा है क्या आपको? 120, बिकॉज एक्चुअली आप देखेंगे तो प्रीवियस जो रैली भी आई है एक ब्रेकआउट की तरफ से, और फिर यहाँ पे वापस एक रिट्रेसमेंट हुआ है। सो 120 का एक अच्छा सा सपोर्ट होता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर देन इट इज समथिंग टू वरी। मे बी 110 105 के पास भी जा सकता है। तो 120 का ये जो कल का लो है वही सपोर्ट होना चाहिए। मे बी इट इज फैक्टर्ड इन, नहीं तो 105 तक जा सकता है। इस पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, हालांकि उसकी संभावना कम लग रही है। फिर 105 के आसपास सेल पे नज़र बना के रखिए, वो एक स्टॉप लॉस के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे कह सकता है, काम करता हुआ दिखता है। चलते हैं वापस से पूजा के पास। पूजा, सीधे तौर पे MSCI इंडेक्स जो आए हैं उसमें करीब 25 से ज़्यादा शेयरों के जो है ना वेटेज में बदलाव किया गया है। किसी को जोड़ा गया, किसी को हटाया गया, किसी का वेटेज बढ़ाया गया। ये पूरी लिस्ट क्या है? जी, काफ़ी लंबी लिस्ट है ये, और इसमें मेन जो सरप्राइज एंट्री की जो बात की जा रही है फरवरी में, वो है GMR एयरपोर्ट। इसकी सरप्राइज एंट्री हुई है जिसका कि अनुमान नहीं था। बाकी भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और ये जो इंक्लूजन हुए हैं और वेटेज बढ़ाया गया है, इसके बाद जो इंडिया का वेटेज है इंडेक्स में, वो 17.9% से बढ़कर अब 18.2% हो जाएगा। अब हम आपको एक एक करके इसमें लिस्ट बताते हैं। जो स्टॉक शामिल हुए हैं उसमें नाम है PNB का, NMDC का, BHEL, यूनियन बैंक, GMR एयरपोर्ट्स इस इंडेक्स में शामिल हुआ है। जिन कंपनियों का वेटेज बढ़ाया है उसकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हम आपके सामने रखेंगे। जोमेटो है, DLF, MRF, हिंडाल्को, इंडिगो जैसे स्टॉक्स का वेटेज बढ़ाया है इसमें। कुछ फार्मा कंपनी भी हैं जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन के वेटेज बढ़ाए गए हैं, और हीरो मोटो और HDFC AMC के भी वेटेज बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा जिन कंपनियों के वेटेज में कमी की गई है इसमें जियो फाइनेंशियल्स और कंटेनर कॉर्प के
के जो वेटेज हैं उसमें कमी की गई है। अब आते हैं MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में जो बदलाव हुए हैं, ये हमने आपको MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो भी एडिशन और डिलीशन हुए हैं उसके बारे में बताया। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो बड़े नाम जो एंट्री हुए हैं उसमें हेल्थ केयर ग्लोबल, जुपिटर लाइफ, नेटवेब, धानुका एग्रीटेक, ईथॉस जैसे स्टॉक्स यहाँ पर शामिल हुए हैं। और जो बाहर हुए हैं इस इंडेक्स से उसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स, टोरेंट पावर और बारबेक्यू नेशन का नाम शामिल है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपके सामने आ चुकी है जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कौन से इनफ्लो और कौन से में आउटफ्लो होगा। जहाँ पे इनफ्लो है उनको बुलिश सोचना है और जहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव आप सोच बना सकते हैं।